हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको मैथमेटिकल टूल्स में मैथ्स के 4 सेक्शंस आपको बताए थे, ठीक है। तो उस सेक्शन का सबसे लास्ट हम लोग आते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, और वो है कैलकुलस। मैं आपको बता दूं कि पूरे फिजिक्स का जो बेस है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर होता है मैथ्स का, वो है कैलकुलस। और ये एक ऐसा मैथ्स का ब्रांच है जो अब तक आप इससे बिल्कुल अननोन है एकदम। आप जितने अभी तक जो 10th में आप मैथ्स पढ़े होंगे, ठीक है, उससे ये जो मैथ्स का ब्रांच है एकदम बिल्कुल अलग है और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। पहले तो इसमें जो भी तुम्हारे वर्ड यूज करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इसके एप्लीकेशंस को नहीं समझते हैं कि रियल लाइफ में इसका क्या यूजेस है, ठीक है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब तक आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक ये आपको परेशान करके रखेगा। आप देखिएगा, आपके फिजिक्स के टीचर, इवन मेरे को भी, जब हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे फिजिक्स के, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो अपने आप हम कभी इंटीग्रेट कर दिया करेंगे, कभी डिफरेंशिएट कर दिया करेंगे, कभी लिमिट ले लेते हैं फंक्शंस का, ये वर्ड फंक्शंस, ठीक है। ये बहुत 11th 10th से जो बच्चे 11th में आते हैं, उनके लिए एक मेजर चैलेंजिंग रहता है इसको समझ पाना, कि हमारे सर को कैसे पता है कि अब हमें यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है, कैसे पता है कि हमको यहाँ पे अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के जो भी हमारे स्टूडेंट सबका प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। और हम अपने फिजिक्स के बेसिस पे फिजिक्स के लिए ओवरऑल पूरे कैलकुलस के 3 डिफरेंट सेक्शन किए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन सीखेंगे, दूसरे में डिफरेंशिएशन और तीसरे में इंटीग्रेशन। आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा वो मेनली लिमिट ऑफ ए फंक्शंस का होगा। दोस्तों, आपको पहले हम जितने लिमिट ऑफ ए फंक्शन में हम लोग पहले मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू ए सीखेंगे कि ये क्या होता है, फंक्शन जानेंगे क्या होता है, लिमिट जानेंगे, और तब इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लिमिट्स का सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डिफरेंशिएशन और थर्ड सेक्शन इंटीग्रेशन। ये बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, और इसमें आपको लंबा टाइम देना पड़ता है, और इसको अच्छे से सीखने में और अच्छे से इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये भी अगर कंपेयर करें तो इससे बड़ा होता है, लेकिन इससे बहुत छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। यानी ओवरऑल पूरे कैलकुलस में आपका मेनली जो टाइम लगेगा वो सेकंड सेक्शन, और वो है आपका डिफरेंशिएशन। और बता दें कि जब आप मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो मैकेनिक्स के 2 ही जो है वो मेन पिलर या बेस कॉलम बोल सकते हो, वो है कैलकुलस और वेक्टर। अगर जिस स्टूडेंट का स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिकल टूल्स में खास करके कैलकुलस पे पकड़ बना हुआ है, उसको पक्का किए हुए हैं, या फिर वेक्टर पे उनका पकड़ है, तो उनको पूरे मैकेनिक्स में इंटरेस्ट आएगा और मैकेनिक्स के पूरे न्यूमेरिकल्स उनसे सॉल्व होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का ये दोनों सेक्शन वीक है, तो उनके लिए पूरा मैकेनिक्स बोरिंग रहेगा और उनको पूरा फिजिक्स परेशान करके रखेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले कैलकुलस। हम देखेंगे, पहला हम अपने आप से क्वेश्चन राइज करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का नीड क्या है, क्यों हम लोग कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सोचो, हम एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप पॉन्ड्स में नदी के किनारे खड़ा होकर के और एक स्टोन ड्रॉप करते हैं। हम एक स्टोन यहाँ पे ड्रॉप किए, आप देखेंगे कि इंस्टेंटली रिपल्स का फॉर्मेशन होगा, और the size of the ripples is continuously increases, ठीक है। वो रिपल्स का साइज धीरे धीरे आपका क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। सोचो, रिपल्स का साइज इंक्रीज करने का मतलब तो उससे रिलेटेड 2 थिंग्स इंक्रीज करना है। एक, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिपल विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड द एरिया ऑफ द रिपल्स विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रेडियस बड़ा होते जाएगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, और रेडियस बड़ा होने का मतलब हुआ कि एरिया बड़ा होना, ठीक है।
तो अगर हम आपसे ये पूछते हैं, ठीक है, सोचो अभी आपको हम जितना क्वेश्चंस बोलेंगे ये केवल हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हाँ वास्तव में ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग कैलकुलस पढ़ते जाएंगे, आज हम आपसे जो भी क्वेश्चन एराइज करेंगे, ठीक है, वो जैसे जैसे हम लोग क्लास कैलकुलस में हम लोग इंटर करते जाएंगे, उन सारे तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने मिलते जाएगा। और हम उन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है, इसमें तो नहीं बट डिफरेंशिएशन से आपको स्टार्ट हो जाएगा मिलना, और डिफरेंशिएशन से जितने भी हम क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे इस तरह के एप्लीकेशन से वो आपसे हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमको जानना है कि हम लोग कैलकुलस क्यों जा रहे हैं, कैलकुलस का यूज क्या है। तो सोचो हम अगर ये आपसे पूछे कि अगर इस रिपल्स जो फॉर्म हो रहा है, इस रिपल्स का 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज करता है, 1 सेकेंड के बाद मान लो अभी 1 सेंटीमीटर है, अगले 1 सेकेंड के बाद उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाता है, उसके अगले 1 सेकेंड के बाद 5 सेंटीमीटर। तो अगर उसका किसी इंस्टेंट पे मान लो कि जब इंक्रीज करके यहाँ आया और इसका रेडियस जो वो 7 सेंटीमीटर है, तो इस इंस्टेंट पे उसका एरिया कितने स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना एरिया इंक्रीज करेगा, 1 सेकेंड में एरिया कितना इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन। दूसरा सोचो और भी आते हैं हम, जैसे एक हम लोग सिंपल ग्राफ लेते हैं, हम लोग पैराबोला पढ़े थे, ठीक है, या ऐसे पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम एक पैराबोला पे एक पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 पे एक हम लोग यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और आपसे पूछते हैं कि ये एंगल कितना होगा। यानी अगर कोई पैराबोला की इक्वेशन दिया हो और कहा जाए पैराबोला हो, सर्किल हो, कोई भी कर्व हो, और कहा जाए कि उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, इस टेंजेंट का स्लोप बताइए। ये भी आपका एक क्वेश्चन हुआ, ये एंगल आपको निकालना पड़ जाए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो एक हम लोग इक्वेशंस लेते हैं y और x में रिलेशनशिप, और वो क्या लिए, तो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप देख सकते हो x और y में क्या है, रिलेशन है, मतलब कि आप x का डिफरेंट वैल्यू रख के और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप ये सोचो, इफ वी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ x, अगर x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते जाए, डेफिनेटली y का वैल्यू हम लोग क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम, x के कौन से वैल्यू के लिए y मिनिमम होगा और y मिनिमम कितना होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह से y इक्वल टू sin x प्लस cos x, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द y। इस तरह के तमाम, यानी कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ये भी हम लोग कैलकुलस के इनसाइड ही सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो, जैसे मान लो हम लोग का हो गया 0.99 और इसका वैल्यू 3/2, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें तो भी हम लोग कैलकुलस के हेल्प से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल हम और भी चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे मान लो ये हम लोग का sin x का ग्राफ हो गया, अगर कहें कि 0 से 2 पाई के बीच में जो एरिया है, ये एरिया निकालो, या इस तरह से कोई कर्व है तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकालो, ठीक है। तो ये एरिया भी देखोगे आप कैलकुलस से कैलकुलेट कर सकते हो। ओवरऑल इन ऐसे जितने सारे तुम क्वेश्चन हम आपके सामने आज रखे हैं, जिस दिन आपका ये पूरा कैलकुलस आप सीख जाएंगे, आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखो, कैलकुलस का मीनिंग होता है कैलकुलेशंस, दैट मीन्स ये कैलकुलस हमारे कैलकुलेशन एबिलिटी को इंक्रीज करता है। जब हम पूरी तरह से कैलकुलस अगर सीख लेते हैं तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसकी अभी तक
क्लास 10 तक अगर माना जाए तो हम लोग केवल इमेजिनेशन होता है, सोच सकते हैं लोग, वैसे सारे क्वेश्चंस का आंसर ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, कैलकुलस। तो इस कैलकुलस के 3 ब्रांचेस हम लोग फिजिक्स के लिए करते हैं हम, ठीक है। पहला हम लोग ब्रांच लिए लिमिट ऑफ फंक्शन, सेकेंड ब्रांच लिए डिफरेंशिएशन और थर्ड ब्रांच लिए इंटीग्रेशन। हमने आज आपको बताया कि हम लोग फर्स्ट सेक्शन जो है वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन में आएंगे, और आज का टोटल हम लोग का कंसंट्रेशन, टोटल जो हम लोग का लेक्चर होगा मेरा, वो आपको लिमिट से रिलेटेड होगा। तो आते हैं अपने लिमिट पे। यहाँ दोस्तों अब इसको हम इरेज करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं हम लोग को। हम लोग पहला बोले लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शंस में आप ध्यान देंगे, पहला टॉपिक हमने लिया है मीनिंग ऑफ एक्स। अब देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस एरो लाइन को टेंस टू, इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा रहा है एक्स एरो ए रीड एज एक्स टेंस टू ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए। इसका मीनिंग क्या है, वेयर इज एनी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल एक्स टेंस टू 2, अब 2 कांस्टेंट हो गया। किसी किसी बुक में आप देखेंगे टेंस टू को अप्रोचेस टू भी बोला जाता है, एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, देखो एक्स अप्रोचेस और एक्स टेंस टू ए का मतलब है कि एक्स जो है वो 2 के यानी 2 के काफी क्लोज है, बट एक्स डज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। रियल नंबर लाइन पे आप आइए, ठीक है, तो ये रियल नंबर लाइन हुआ और इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी। आप 2 को इंडिकेट कराइए, यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया 2। तो x टेंस टू 2 का मतलब हुआ कि इसके काफी क्लोज का कोई पॉइंट, कोई वैल्यू जितना आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, बट कभी भी x इस पॉइंट पे नहीं आएगा, इसके काफी क्लोज जा सकता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स टेंस टू ए का, ठीक है। अब इस केस में दैट मीन्स एक्स टेंस टू 2, इट मीन्स दैट एक्स इक्वल टू, देखो क्या क्या हो सकता है, हमने बोला वेरी क्लोज टू 2 बट डज नॉट इक्वल टू 2, 1.9 विच इज इक्वल टू 2, 1.99 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2, बट इससे ज्यादा ये क्लोज हुआ, और लेते हैं 1.999, ये और भी क्लोज हो गया बट ये 2 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इसी तरह ये क्या हुआ 2.01, 2.001, 2.00001, ये भी देखो 2 के काफी क्लोज है। अगर आप इन जो भी हमने 6 वैल्यूज लिया है, इन 6 वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखें तो रियल लाइफ में इन सब का अगर वैल्यू देखेंगे, दैट मीन्स की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो 2 ही है, बट इनमें से कोई भी 2 के इक्वल हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो यही सब तुम्हारे मीनिंग होगा एक्स टेंस टू 2 का, समझा। अब आप देखें कि जो फर्स्ट हमने 3 वैल्यू लिया है 1.9, 1.99, 1.999, ये कैसे वैल्यू है, ये ऐसे वैल्यू है जो लेफ्ट साइड से 2 के क्लोज जा रहा है। देखो 1.9 से 1.9 और क्लोज गया, यानी 2 के काफी क्लोज जा रहा है, बस किस साइड से, लेफ्ट साइड से। 2.01, देखो ये सारे वैल्यू 2 को ही अप्रोच करते हैं, बट किस साइड से, राइट साइड से। तो एक वैल्यू हम लोग लेफ्टवर्ड से भी ले सकते हैं और एक वैल्यू हम लोग राइटवर्ड से भी, यानी ये कम रहते हुए भी 2 के क्लोज है और ये 2 से ज्यादा रहते हुए भी 2 के क्या है, क्लोज है। तो ये मीनिंग होता है x टेंस टू a का, दैट मीन्स x टेंस टू a, इट मीन्स x इज वेरी क्लोज टू द a बट डज नॉट इक्वल टू द a, ठीक है। इसी को हम लोग अगर कोई वैल्यू उसके नियर अबाउट आता है, अप्रोक्स आता है और एग्जैक्टली नहीं होता है, तो हम लोग उसके लिए टेंस टू साइन यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे फंक्शन। देखो इस पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो देखो ये
आप लोग बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन आप कभी इस पे ध्यान नहीं दिए फंक्शंस पे। देखो सिंपल अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस जो है इनपुट और आउटपुट के बीच का एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के बीच का एक डेफिनेट क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। यही होता है हम लोग का फंक्शंस। अब डेफिनेट जो रिलेशंस होता है वो किस तरह से डिफाइन है, किस सिस्टम के लिए डिफाइन है, ठीक है, ये होता है फंक्शंस। जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग अपने मोबाइल में लेते हैं, ठीक है, हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। टाइपिंग आजकल आप देखते होंगे कि आप टाइप करते हैं इंग्लिश में और वो आपका स्क्रीन पे देखिएगा हिंदी में आता है, ठीक है। जो आप इनपुट में टच कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कमांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, किसको, मोबाइल को। अब वो सिस्टम क्या करता है कि आपके इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी आप उसमें एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जो हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं वो हिंदी में कन्वर्ट हो के आए हमारे स्क्रीन पे, तो जो आप ये चाह रहे हैं, ठीक है, कि इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या रहे, कि हम इंग्लिश में टाइप करें और वो हिंदी में आए, दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। वही एप्लीकेशन ही आपका फंक्शन हुआ, मैथमेटिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंपली आप हमेशा लिखते आ रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप इन सब में देखो x आपका क्या होता है, x का वैल्यू आप लेते हो और y का वैल्यू आप गेन करते हो। लेकिन देखो अगर ऐसा नहीं कि इन दोनों में x का वैल्यू सेम ले, मान लो यहाँ भी 1 रखते हैं, ठीक है, तो देखो if यहाँ लिखते हैं if x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू बोल हुआ 1, if x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू बताओ 5। अब आप देखो क्या ऑब्जर्व किए, x और y में दो अलग अलग रिलेशन हम लिए थे नहीं, और अगर दोनों में हम सेम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट दोनों का डिफरेंट है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि x और y जो एक दूसरे से रिलेट है, ये डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलेट किए गए हैं, ठीक है। इसमें बोलता है कि जो भी आप इनपुट रहते हैं उसका आउटपुट जो स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसमें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। इसीलिए सेम इनपुट के लिए भी आउटपुट जो है वो आपका क्या आता है, डिफरेंट, ठीक है। तो हम लोग इसी रिलेशंस को जो x और y है, इसी रिलेशंस को हम लोग बोलेंगे फंक्शन, और वो भी और एक्सप्लेन करें तो बोलेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज y इज द, हमने क्या बोला, y इज द फंक्शन ऑफ x। यानी तो इसका मतलब क्या है, दो चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग रिलेशन लिखे थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको एक समझना है कि ये तो आपका इनपुट है और y क्या हो गया, आउटपुट, और ये जो स्क्वायर आपका दिख रहा है ये रिलेशन, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया जो उसको ऑपरेट कर रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर रहा है। आप ये भी बोल सकते हो फिजिक्स में जब ये आता है तो इनपुट जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हो जाता है, ठीक है, और जो आउटपुट हो जाता है ये हो जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये फिजिक्स में आएगा, तो यानी फिजिक्स में जब ये आता है तो वही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज को रिलेट करता है। इवन वेलोसिटी टाइम हो गया, वेलोसिटी का टाइम पे डिपेंडेंट, आप लोग बहुत स्टार्टिंग से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखो कुछ इसके जैसा मिलता जुलता है, v इक्वल टू ए टी प्लस यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी और टाइम में हम देखें तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, ये आपका रुकेगा नहीं, ठीक है, इसलिए टाइम हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंड अपॉन द टाइम, एंड
हम ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे अब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या लिखे, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। एंड इसी स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है y इक्वल टू fx, और तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू fx, मतलब y x का फंक्शन है, और ये डिफाइन कैसे है, तो एक्स स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे लिखे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। इसी तरह यहाँ आप लिखे हैं, आप देखेंगे फिजिक्स के बहुत सारे बुक में ऐसे लिख देगा vt इक्वल टू ए टी प्लस यू। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज, सर ये क्या लिखा हुआ ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, यानी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटीज हुआ और टाइम क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, एंड their dependence, that means the dependence of the velocity on time is as at plus u। ये हुआ फंक्शंस, ठीक है। ऐसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको पूरा डिटेल्स मिलेगा फंक्शन, और पूरा डिटेल्स आपको फंक्शंस क्या है पढ़ना भी है, ठीक है। तो बायो के स्टूडेंट्स के लिए हमने बस यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। अब बात आएगा हम लोग का सेकेंड टाइप। ऐसे तो अभी आपका फंक्शंस बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, ठीक है। हम आपको बस केवल फंक्शंस का मीनिंग समझाए हैं और उसको लिखते कैसे हैं, ये फंक्शंस है क्या, अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन में फंक्शंस आता है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। फंक्शंस का मतलब हो गया कि दो क्वांटिटीज के बीच का एक डेफिनेट रिलेशनशिप, जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेट होंगे, और उन दोनों में एक हम लोग का इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होगा और दूसरा हम लोग का क्या होगा, डिपेंडेंट क्वांटिटीज होगा, और उस रिलेशंस, उस डेफिनेट रिलेशंस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का वैल्यू रख के हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटीज का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। अब हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक की तरफ आते हैं, लिमिट। दोस्तों लिमिट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे एक हमने फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। सॉरी यहाँ 4 लेते हैं। एक हम फंक्शन ले लिए, दैट मीन्स एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप ले लिए, ठीक है। कितना, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ध्यान रहे कैलकुलस, दैट मीन्स कैलकुलेशंस की एबिलिटी। जो वैल्यू आपको सिंपल वे से नहीं निकलता है वहाँ आप कैलकुलस से आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए चीज को हमेशा दिमाग में ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। अब देखो हमने बताया कि अभी आपका जो फंक्शंस होता है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का वैल्यू रखते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटीज का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग इसमें x का वैल्यू रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस कितना हो गया 2। क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू देखो माइनस 4 बाई माइनस 2 और ये कितना आ गया प्लस 2। फिर लिखते हैं एक्स इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू देखो 1 माइनस 4 बाई 1 माइनस 2 माइनस 3 बाई माइनस 1 प्लस कितना आ गया 3। अब इसके बाद देख रहे हो कि जैसे हम लोग x का डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर इसी तरह हम ले रहे हैं कि इफ x इक्वल टू कितना 2, देन y इक्वल टू बताओ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बाई बताओ 2 minus 2, 4 minus 4 0 by 0 and this is undefined। देखो मैथ के कुछ टर्म्स होते हैं जो अनडिफाइंड होता है, जैसे 0 by 0, इन्फिनिटी by इन्फिनिटी। मतलब इसके आगे
क्या होगा, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी होगा, ये अभी तक कोई नहीं जानता है। इसलिए इन सारे ऐसे स्टेप का आउटपुट जो हम लोग क्या रखते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। इसका मतलब अभी आप क्या ऑब्जर्व किए कि अगर इस फंक्शंस में इस y और x के इस रिलेशंस के लिए अगर हम लोग इस y का वैल्यू x = 2 पे निकालना चाहें तो ये y का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल वे से हम लोग बात करें तो y का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आपको समझना है। तो देखो, बात ऐसा है यहाँ पे कि अनडिफाइंड कब हुआ है, जब हम लोग x का वैल्यू कितना लिए, 2। चलो हम x का एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं लेंगे, x टेंड्स टू 2 वाला हम लोग केस लेते हैं, मतलब 2 के काफी क्लोज का कोई वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो देखो लिखते हैं कि हियर y = कितना है, x² - 4 / x - 2 और y = स्क्वायर सीख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर / x - 2 a² - b² पे स्प्लिट करो तो x - 2 इंटू x + 2 / x - 2, x - 2 से x - 2 कैंसिल और y = x + 2, y = कितना हो गया, x + 2 हो गया। अब सोचो, अब हम लोग इसमें बट ये ध्यान रखना है x = 2 नहीं आपको पुट करना है, तो 2 पे तो अनडिफाइंड है। तो एग्जैक्टली जब हम लोग 2 रख रहे हैं तभी अनडिफाइंड हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 2 के काफी क्लोज हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो दो तरह से हम लोग वैल्यू लेते हैं। देखो, एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और इस बॉक्स में हम लोग x और y के वैल्यूज के लिए रखते हैं। देखो x y 1.9 लिए एक बार में, 1.99 लिए, ठीक है, 2.01 ले लिए, 2.001 ले लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फर्स्ट अगर हम लोग सोचो कि इसमें x का वैल्यू कितना लिए 1.9, देन y का वैल्यू कितना आएगा 3.9, फिर 1.99 लिए तो 3.99 आया, फिर 2.01 लिए तो यहाँ कितना आएगा बताओ, ये 4.01, फिर यहाँ कितना आएगा 4.001। और अब आप ऑब्जर्व करिए, अपने ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखो। हम लोग रियल नंबर लाइन पे बात करते हैं, तो रियल नंबर लाइन पे देखो ये हो गया x = 2 और x = 4, दो हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। इधर हो गया हम लोग का -∞ और ये हो गया हम लोग का +∞। आप ऑब्जर्व करो, x का वैल्यू कितना लियो 1.9 और 1.9 रखेंगे तो y का वैल्यू 3.9, यानी आप इधर से देखो, इधर से 1.9 देन 3.9, जब आप यहाँ है तो y का वैल्यू यहाँ है। अब आप x का वैल्यू कितना लिए 1.99, देखो और भी दो के काफी क्लोज चलेगा, तो देखो 3.99, ये और भी 4 के क्लोज आ रहा है। अब आप लेफ्ट साइड से क्या ऑब्जर्व करें कि जैसे जैसे आप दो के काफी क्लोज जा रहे हैं तो y का वैल्यू किसके क्लोज जा रहा है, 4 के क्लोज जा रहा है लेफ्ट साइड से। सेम ऑब्जर्वेशन आपका इस साइड से देखो, 2.0 आप यहाँ है तो y का वैल्यू देखो यहाँ पर है, फिर आप और क्लोज आए 2.001, देन y का वैल्यू देखो 4.001। इसका मतलब कि जिस तरह से लेफ्टवर्ड के लिए सही था उसी तरह राइटवर्ड के लिए भी है। यानी अगर राइट साइड से भी आप x के वैल्यू को 2 को अप्रोच कराते हैं तो y का जो वैल्यू है वो 4 को अप्रोच करता है। इट मीन्स दैट द लिमिटिंग डज नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो अनडिफाइंड है, बट अप्रोक्स वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स इन दिस केस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द y at x = 2 is 4 and this statement is written as limit
x टेंस टू 2 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ या तो यहाँ fx लिखो या फिर y लिखो। इट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 2 y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला और फिजिक्स में क्या याद रखना हम लोग को, बस ये चीज सीख लेना है। पहला चीज ये मिला कि लिमिटिंग वैल्यू हम लोग किसी भी फंक्शंस का दैट मीन्स रिलेशंस का तब निकालते हैं जबकि वो रिलेशन या वो फंक्शंस उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए अनडिफाइन होने लगे। यानी जैसे आप कोई इनपुट रख रहे हैं और उस इनपुट के रखने के कारण अगर आउटपुट अनडिफाइन होने लगे तो आपके दिमाग में तुरंत ध्यान देना चाहिए कि आप वहां पे केवल और केवल लिमिटिंग वैल्यू ही आपका कैलकुलेट हो सकता है। और चूंकि ये x इक्वल टू 2 पे अनडिफाइन हो रहा है इसीलिए इसका x इक्वल टू 2 पे जब भी मिलेगा तो y का कौन सा वैल्यू मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू, और वही यहाँ पे ध्यान में लिखे हुए मतलब कि fx का x इक्वल टू 2 पे लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कितना है 4 है और यही आपका fx जो फंक्शन ऐसे डिफाइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका लिमिट का, हमने आपको मीनिंग समझाया कि लिमिट होता क्या है। अब बात आती है कि फिजिक्स में यूज कहाँ है। तो देखो फिजिक्स में हम लोग दो चीज यूज करते हैं लिमिट का, ठीक है। अब पहले दो, ऐसे तो लिमिट के बहुत सारे फॉर्मूला है बट हम दो को आपके सामने लिखेंगे और उन्हीं दो को आपको फिजिक्स में अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है ये भी आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो आपका लिमिट से रिलेटेड आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। 11th में तो कम ही यूज होता है लेकिन 12th में आप जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे लाइट तो आपका बहुत यूज होगा, ठीक है। पहला जो आपका फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1। और ये आपका सेकेंड जो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन tan x बाई x इक्वल टू 1। यही दो फॉर्मूला आपका फिजिक्स में यूज होता है और इन्हीं दोनों के लिए हम लोग ये आज लिमिट का जो लेक्चर्स है उसको देखे हैं। अब इसको आप समझिए, देखो जैसे हमने पहला लिखा हुआ है, क्या लिखे हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x और इसको इधर कर देंगे इज इक्वल टू x, यानी अप्रोक्सीमेटली लिमिटिंग वैल्यू है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। अब इसको आप केवल इनवर्स पढ़िए x टेंस टू 0 और x क्या होता है, एंगल है साइन का, और x टेंस टू 0 इसका मतलब क्या है, x 0 के काफी क्लोज है, जितना आप क्लोज रखेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल एंगल। देखो x एंगल है ना और x टेंस टू 0 इसका मतलब कि ये x जो है आपका क्या हो गया एंगल और x एंगल है इसका मतलब, और यही केस आएगा देखो इसके लिए भी ऑल्सो, ये हम लोग का क्या देता हूं लिमिट x टेंस टू 0 tan x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। इसका मतलब ये है कि स्मॉल एंगल के लिए जो है साइन एक्स हो या टेन एक्स हो, यानी साइन और टेन इन दोनों का वैल्यू उसी के क्या होता है इक्वल। तो देखिएगा फिजिक्स में हम लोग बहुत जगह ऐसा यूज करते हैं कि फॉर द स्मॉल एंगल थीटा ऐसे लिख देते हैं, फॉर द स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा approximately equal to theta and tan theta approximately equal to theta।
ये कहाँ से हम लोग लिखते हैं बार बार फिजिक्स में, या तो 11th हो या फिर 12th हो या आगे हायर क्लासेस हो, इन सब में लिखते हैं फॉर द स्मॉल एंगल थीटा sin x sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये इसी लिमिट का कंसेप्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप दो चीज आपको फिजिक्स में आज के लेक्चर से आपको याद रखना है। पहला कि हम लोग किसी भी फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यू कब कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बताया हमने कि किसी भी फंक्शंस का हम लोग लिमिटिंग वैल्यू तब कैलकुलेट करते हैं जबकि वो फंक्शंस या रिलेशंस उस इनपुट के लिए अनडिफाइंड होने लगे। यानी जब कोई आप इनपुट रखते हैं और आपके उस इनपुट रखने के कारण उसका आउटपुट जो है अगर अनडिफाइंड आने लगता है, ठीक है, तो उस केस में समझिएगा कि उस आउटपुट का जो वैल्यू है उस इनपुट पे जब भी निकलेगा तो लिमिटिंग फॉर्म में निकलेगा। उसका अप्रॉक्स वैल्यू निकल सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा जो आपको फिजिक्स के लिए याद रखना है वो दूसरा क्या याद रखना है कि फॉर द स्मॉल एंगल थीटा एक्स वाई, ठीक है, पाई साई, ठीक है, फॉर द स्मॉल एंगल साइन एंड टेन आर द टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज whose equal to that whose value is equal to that angle. That means for the small angle theta sin theta approximately equal to theta और tan theta approximately equal to theta। तो दोस्तों कैलकुलस का जो 3 सेक्शन था उसमें हमने आपको आज लिमिट्स बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन, वो भी उसको भी आप देखेंगे। बट डिफरेंशिएशन के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे लिमिट में कुछ खास आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे जिस पे आपको सॉल्व करना होता है, बट डिफरेंशिएशन पे आप समझने के साथ साथ जितना प्रॉब्लम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का करेंगे, ठीक है, तो ही वो सेक्शन मजबूत होगा। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस और वेक्टर्स, ये 3 आपके फिजिक्स के मैकेनिक्स सेक्शंस के लिए एकदम बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, ये अच्छा हुआ तो आपका मैकेनिक्स सेक्शन बहुत अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों।